मुझे बचपन से शौक था कि मैं पेड़ पौधे लगाऊं, बागवानी करूं। एक दिन फिर घर में मैंने शाम के टाइम पिताजी से बोल दिया कि मैं तो हिमाचल जा रहा हूँ। एक वहाँ के ठाकुर चैनराम जी है, उनके काफी बड़े बगीचे हैं। तो वहाँ लोगों ने बोला कि वहाँ बगीचे बड़े हैं, और फिर उधर ही चले जाते हैं। उन्होंने पूछा कि भाई आपको सेब का काम पहले किया है कहीं? अब झूठ तो बोल नहीं सकते। बोले जी आज तक तो सेब का काम नहीं किया है। हमने तो आलू ही ढोए थे पहले, वो आलू के तरह कील्टे को हमने गिरा दिया वहाँ पे। अच्छा। वो माल सारा टचिंग हो गया, वो ग्रेडर एकदम उठ गया वहाँ से। हट साले जौन सारी कहाँ से आ गए। फिर उन्होंने कहा कि देख मावल ऐसा है, तेरे को हमने जो काम सिखाया है ये केवल इसलिए नहीं सिखाया है कि आप यहाँ तक सीमित रह जाओ। अपने लिए क्या करेंगे, अपने गांव के लिए क्या करेंगे, अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, अपने इस उत्तराखंड के लिए क्या करेंगे। आपने हिमाचल में ऑलमोस्ट मुझे लगता है 8 साल बिताए, 2002 से 2010 तक। तो हिमाचल और उत्तराखंड में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? हिमाचल जो है एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है, जितनी भी उनके पास जो बंजर जमीनें थी उस जमीन को उन्होंने जो है पेड़ पौधों से आबाद किया। हमारे उत्तराखंड में जो मैंने देखा कि हमारा खास मकसद ज्यादा नौकरियों की तरफ रहता है। तो मैंने सुना आपके अमरूद की बड़ी तारीफ होती है। जो अमरूद है हमारा, वो जो है लेट सर्दियों के टाइम पे आता है, उसमें कीड़ा नहीं होता है। वहीं पे जब तैयार होता है उसमें बड़ी अच्छी खुशबू रहती है। फिल्म स्टार लोग हैं, दिया मिर्जा की बात कर लूं मैं। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवभूमि डायलॉग की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढ के लाएं जो इस देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक नई उम्मीद है। मैं जिनसे पॉडकास्ट में आज चर्चा करूंगा वो एक युवा किसान हैं जिन्होंने संघर्षों की पराकाष्ठा पार की और आज वो पूरे उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं। और देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद हैं महाबल सिंह नेगी जी, जो जाखाधार जौनसार से है। इतनी मेहनत करने का जुनून कहाँ से आ जाता है? पहले तो बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए नेगी जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका भी भट्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके देवभूमि डायलॉग के लिए। आप हमेशा जो है जमीन स्तर के जो मुद्दे हैं, जमीन स्तर की जो चीज़ें हैं, आप उसको उठाते रहते हैं। इसके लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मॉडल आपने खड़ा किया ना जाखाधार में, वो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ? मतलब ये मन में था बचपन से कि मुझे भी अपना हॉर्टिकल्चर का पूरा मॉडल खड़ा करना है, बागवानी का पूरा मॉडल खड़ा करना है? कैसे कैसे शुरुआत हुई? हाँ देखिए भट्ट जी, मुझे बचपन से शौक था कि मैं पेड़ पौधे लगाऊं, अच्छा। बागवानी करूं। ऐसे बचपन से ही मेरा पहले शौक था। लेकिन हमारे जौनसार बावर में अगर देखा जाए तो पहले जब लोगों ने कहा कि भाई जो सेब पे ज़्यादा चर्चा होती थी अच्छा। कि सेब हिमाचल में होता है, और फिर मेरे भी दिमाग में आया कि अरे हिमाचल तो जाना तो था, लेकिन फिर घर वालों का इतना डर था कि बोल ही नहीं पा रहा था कि हिमाचल जा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि घर वाले सोच रहे थे कि अगर ये हिमाचल चले गया ये तो हमारा बच्चा तो बर्बाद ही हो जाएगा। तो मैंने 2-3 बार पहले माँ से बोला कि मैं उधर हिमाचल जाना चाहता हूँ। मम्मी ने बोला नहीं ऐसा नहीं, अपना काम करो। मेरे साथ एक लड़का दूसरा भी था, उसने कहा कि यार दोनों ही चलेंगे साथ में। अब पहले कहीं देखा तो नहीं था कि भाई हिमाचल, जब गए ही नहीं थे कि कहाँ जाएंगे, कैसा होगा। तो एक दिन फिर घर में मैंने शाम के टाइम पिताजी से बोल दिया कि हिम्मत मैं तो दिखा के। हिमाचल जा रहा हूँ। बोला क्यों हिमाचल जा रहा हूँ? बोले वहाँ सेब बहुत होते हैं। बोला तब सेब बहुत होते हैं, तब आपका क्या लेना देना है उसे? बोलूँ मैंने उसको देखना है और फिर जो है फिर वापस आ जाऊंगा। और मेरे मन में क्या थी कि मैंने काम सीखना है, चाहे मुझे मजदूरी करनी पड़े। मुझे अपने उसमें ये था कि पिताजी किसी तरीके से बोलता चलो ठीक है एक बार मैं निकल जाऊं, ये था। तो क्या बोला पिताजी ने? तो पिताजी ने बोला कि नहीं
अगर उधर जाएंगे तो जैसे गर्मी होती है तो पता नहीं है, बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा होगा तैसा होगा। फिर मम्मी ने बोला अरे चलो 2-3 दिन की बात है, फिर आ जाएगा तो जाने दो इसको। फिर चले गया। पिताजी तो फिर भी नाराज थे, अच्छा। वो खुश नहीं थे। और फिर हम चल पड़े, वो दोनों दोस्त। अच्छा। हाँ, और त्यूनी से बस में बैठे और रोडू पहुंच गए। ये पता ही नहीं कि जाना किसके पास, कोई एड्रेस नहीं। ये आज कुछ स, नहीं पता था कहाँ कुछ जाना नहीं है, नहीं। पर ये है कि हिमाचल जाना हाँ, है। सन 2002 की बात है सर। 2002 की। तो रोडू से जो है तब तक रात भी हो गई थी। तो वहाँ से एक आगे को चिड़गांव के लिए एक रोड जाता है और एक रणसार बेल्ट पड़ती है वहाँ पे। तो उसके ऊपर एक गांव है, अम्बोई गांव है उस गांव का नाम। तो एक वहाँ के ठाकुर चैनराम जी है, तो उनके काफ़ी बड़े बगीचे हैं। तो वहाँ लोगों ने बोला कि वहाँ बगीचे बड़े हैं, बोले यार फिर उधर ही चले जाते हैं। अच्छा। अब 11:30 बजे रात को पहुँचे हम। पैदल के रास्ते, कुछ वहाँ पैदल चलना पड़ता था। कितना पैदल चले? करीबन 2 किलोमीटर। हाँ। रात को अब पहुँचे वहाँ पे, तो अब उस समय तो लोग सो भी जाते हैं। 11:30 बजे रात को 11:30 बजे बिल्कुल रात सो को। तो जाते। उनके जो कुत्ते होते हैं वो खुले होते हैं। अब हमको रास्ते का उधर से जैसे ही बगीचे में वो घेर बाड़ होती है ना बाहर से की हुई, हम जैसे ही बगीचे के अंदर, वो कुत्ते ऊपर से आ गए अरे। और 2-3 कुत्ते भौं भौं कर दे। फिर हम पेड़ पे चढ़ गए ऊपर दोनों। अच्छा। और उन्होंने सोचा भाई ये है क्या बगीचे में, वो कुत्ते तो भौंक ही रहे। फिर आए नीचे, बोला, बोले यार अब तो डर ही लग रहा, पता नहीं सोचे कि ये चोर है, घर से आ रहा के काम से ने अब और आफत हो गई। बोला भाई कौन है? फिर मैंने बोला जी ऐसा है, हम तो जौन सार आ रखे हैं और सेब के काम करने के लिए आ रखे हैं, मजदूरी करने के लिए आ रखे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने वो कुत्ते जो है अपने संभाले, बोला नीचे उतर जाओ और आ जाओ ऊपर। फिर वो अपने घर में, ये जो ठाकुर चैनराम जी की हाँ जी बता हाँ रहे जी, हैं। उनके। तो उन्होंने फिर जो है बोला खाना, फिर उन्होंने चावल बनाए, उसके बाद बनाए उन्होंने रात दाल को? चावल, हाँ बनाए और खिलाए। फिर हमने दाल चावल खाए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई आपको सेब का काम पहले किया है कहीं? अब झूठ तो बोल नहीं सकते, बोले जी आज तक तो सेब का काम नहीं किया है। बोला हो तब तो बड़ा मुश्किल है। ऐसा करो आप जो है गोरखों के साथ जो है पेटी ढो लो। अच्छा। पेटी का डुलान होता था, वहाँ स्पेन पे लानी पड़ती थी पेटियाँ। तो वहाँ से करीबन जो है अ, उन्होंने 2 रुपये, जो ठेकेदार था वहाँ पे, दूसरा ठेकेदार था, उसने 2 रुपये पेटी का रेट बताया वहाँ से। अच्छा, आप एक पेटी जो ढोएंगे वो 2 रुपए मिलेगा आपको? सुबह हम चले गए पेटी ढोने के लिए, लेकिन उन्होंने जब शाम को पेटी उससे लिखवानी थी तब बोला कि शाम को ही रेट बताएंगे आपको। ठीक है, 17 पेटी मैंने लाई और 16 पेटी मेरे दोस्त ने लाई इस पेन तक। शाम को हम पेटी लिखवाने जब गए तो बोला, हमने भी सोचा रहे 5 या 6 रुपये पेटी तो हो गई, अपने मन में था ऐसा। अब वहाँ जैसे हमने लिखवाई तो बोला कितनी पेटी? मैंने कहा 17 पेटी है। बोला फिर आपके 34 रुपये हो गए, और इसमें 1 रुपये कमीशन तो ठेकेदार की जाएगी और आपके जो है 17 रुपये आपके बचे। तो वहां भी और प्रति पेटी 1 रुपए कमीशन कट गया। हाँ, उस समय मेरे को याद आया कि पिताजी ठीक कह रहे थे कि मत जाओ। अच्छा। एक बार के लिए सोचा कि अब घर जाऊं। अब घर कैसे आना था, जो तो थोड़ा खर्च था वो तो निपटा दिया था, पैसा भी नहीं था। मैंने कहा नहीं, अगर आए हैं तो काम तो सीखना है, कुछ समय झेल लेंगे, कोई बात नहीं है। तो दूसरे दिन बोला कि बोलूँ भाई हम अब दूसरा काम करेंगे कुछ। तो उन्होंने बोला कि चलो ऐसा करो, आप दूसरे के उस काम को हमने फिर नहीं किया उस ठेकेदार के साथ, जिनके बगीचे में तुड़ान चल रहा था, उन्होंने सेब का तुड़ान। सेब का तुड़ान। तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करो, आप जो है सेब का तुड़ान पे लग जाओ। अब हमको पता, उससे पहले हमने तोड़ा नहीं था, हमको यही नहीं था पता कि सेब का जो जो बीमा होता है
उसको जो है कैसे तोड़ा जाता है, अगर वो बीमा निकल जाता तो बी ग्रेड में जो है वो फिर पेटी में नहीं भरा जाता है। अब हम ऐसे खींच रहे थे उसको, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आप तो सेब खराब कर रहे हैं, आपके बस का ये काम नहीं है, आप ऐसा करो जो ये पीठ में ढोने वाले जो किल्टे हैं हाँ, इसको ढोने का काम करो आप। अच्छा। बोलो हो, बोलो ठीक है कोई बात नहीं है। उन्होंने वो किल्टे जैसे तुड़ान में भरते रहे। अब जैसे बगीचे से जहाँ पे उनका जो टेंट होता है जहाँ पे ग्रेडिंग पैकिंग चलती है, अब वहाँ पे किल्टे लेके जैसे गए तो हम हमारे यहाँ तो हमने तो आलू ही ढोए थे पहले, वो आलू के तरह किल्टे को हमने गिरा दिया वहाँ पे, अच्छा। वो माल सारा टचिंग हो गया, वो ग्रेडर एकदम उठ गया वहाँ से। हट साले जौन सारी कहाँ से आ गए, तुमने तो पूरा माल खराब कर दिया, निकलो बाहर यहाँ से। अब मुझे पता ही नहीं, मैंने कहा अब ऐसे क्या हो गया, आलू समझ रखे, ये तो सेब है, इसको तो आराम से रखना पड़ता है, ये टचिंग जो माल है ये सारा खराब कर दिया। उन्होंने उस ठेकेदार को बुलाया कि ये 2 लेबर वाले बाहर करो, नहीं तो ये माल खराब करेंगे। अब उन्होंने बोला कि ऐसा करो आप लोग कि उधर को एक उनका स्टोर था, उसमें कसियाँ रखी हुई थी जैसे आलू खोदते, वो 2 कसियाँ निकाली, और जहाँ बगीचा था वो काफ़ी बड़ा प्लॉट था, उसमें आलू बीजे हुए थे कि ऐसा करो आप लोग जो है पहले ये आलू के खेत ख़त्म करो। हमको 2 आदमी को 14 दिन लगे उसको आलू को खोदने में, तो हमने वो आलू खोदे। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा हिसाब बनता है, और दिहाड़ी जो उसमें 55 रुपये की दिहाड़ी थी उस समय, सन 2002 में, हाँ 55 रुपये की दिहाड़ी। तब उन्होंने बोला कि अब ऐसा है, अगर आप सेब का काम करना चाहते हैं, एक बार बताएंगे हम कि ऐसे तोड़ना है और ऐसे किल्टे गिराने हैं। तो जब उन्होंने जो है एक बार बताया तो हमने उस तरीके से किया, फिर हम उसमें सेटल हो गए, फिर हमने भी सोचा चलो यहाँ से प्रमोशन तो यहाँ हो गया है ना? मतलब आलू खोदने से अच्छा है सेब तोड़ना है, नहीं, फिर प्रमोशन हो ऐसा गया। सोचा ना जिस काम के लिए आए हैं वो किल्टा भी पीठ में उठाते हुए तब भी मजा ही आता था, नहीं ठीक है, वहाँ से आल तो हम जौनसार में भी खोद रहे थे, तो यहाँ भी वही है। तो उसके बाद फिर जो है मेरे को बोला कि आप ऐसा करो, एक पेटी में पैकिंग करो। फिर मैंने 1-2 बार तो सही पैकिंग नहीं हो पाई, फिर मैंने उसको ग्रेडिंग पैकिंग में थोड़ा जो है ध्यान दिया, तो उसको मैं सीख गया था। उसके बाद वो तुड़ान से और किल्टे से मेरा प्रमोशन वहाँ हो गया। अच्छा, अब आप ग्रेडिंग में आ गए, वहाँ टेंट में नहीं, ग्रेडिंग में नहीं, उसमें बरान में। भरान में। हाँ, फिर मैंने सोचा अब मेरे साथ वाला तो रह गया किल्टे में, हाँ, मैं फिर वहाँ आ गया। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से पैकिंग में फिर शुरू हो गया, और फिर धीरे धीरे ग्रेडर क्या करता था कि भाई इसका ध्यान तो है, फिर जो बी ग्रेड माल होता था उसको बोलता था इधर बैठ, इसको तू ग्रेड कर मेरे साथ। और फिर उन्होंने मेरे को ग्रेडिंग इस तरीके से जो है ग्रेडिंग सिखाई। अच्छा। हाँ तो अब आपकी जो सफरनामा है वो ग्रेडिंग तक पहुंच चुका था। हाँ तो ग्रेडिंग। कितना टाइम लगा आपको? जैसे आपने कहा 2002 में गए ना, हाँ, तो तो पहली सन 2002 में जब गया तो पहले साल में हमने जो मजदूरी की उसमें थोड़ा बहुत उड़ान और जो पैकिंग का वो कर लिया था, और फिर 3 में जो है मैं फुल ग्रेडर बन गया था। अच्छा, हाँ, तो ग्रेडर को ज़्यादा पैसे मिलते ग्रेडर हैं? के लिए जो है जैसे उस समय फिर 55 रुपये की दिहाड़ी लेबर की थी, तो ग्रेडर 100 रुपये अच्छा, पे काम करता था। फिर थोड़ा बहुत पैसा भी आने लगा हाँ, है। पैसा फिर थोड़ा सा बनना तो हुआ। आप लगातार फिर ग्रेडिंग का ही काम करते फिर हैं? हाँ, फिर ग्रेडिंग, और फिर जो है जो ठाकुर चैनराम जी है उन्होंने कहा कि भाई महाबल ऐसा कर, अगर तू लेबर ला सकता है तो अगले बार आपको ही हम बगीचे का जो तुड़ान बरान का पूरा ठेका दे देते हैं। अच्छा, फिर मैंने सोचा यार, बोले आज जी अगर घाटा पड़ गया तो मैं तो फिर बिक कहाँ जाएगा। कहाँ से करूँगा? हाँ, बोले नहीं नहीं नहीं, आपको बिकने या बर्बाद नहीं होने दूंगा, लेबर का तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन तेरे को भी उसके अलावा भी मैं तेरे को कुछ दूंगा। बोलो जी ठीक है। उसके बाद मैंने सन 2004 में जो है पहले भरान का काम लिया उनसे,
तो उस समय उनकी जो है 5,397 पेटी निकली ठाकुर चंद राम जी की। 5,397 पेटी। पेटी मतलब जो उनका उन्होंने, बहुत बड़ा बाग होगा इसका हाँ मतलब। बगीचा काफ़ी बड़ा है, और 253 बोरी। तो उस समय जो है पेटी का जो रेट होता था वो 17 रुपये पर पेटी का भरान का रेट था, और जो बोरी होती थी उसका 20 रुपये रेट होता था, क्योंकि उसको भरना था केवल। अच्छा। तो 253 बोरी थी। उसके बाद जो है लगातार फिर जो है मैंने जैसे तुड़ान बरहान का जो काम है वो बढ़ाते गया। अच्छा, फिर वहां से दूसरों का भी आपने काम दूसरों का लेना भी शुरू फिर मैंने लेना शुरू किया, और सन 2010 में जो लास्ट मेरा साल वहाँ पे रहा, तो उस समय लोहाइट के बगीचे भी और हाइट के बगीचे लेकर के टोटल जो भरान था मेरे पास 19,000 पेटी का भरान मैंने लास्ट सीजन में किया। अच्छा, हाँ। तो ये जो ठाकुर चैनराम जी थे, जी तो ये आपके संरक्षक के तौर पे भी थे जिन्होंने आपको काम जी सीखा। जी जी। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि उनको फिर ये लग गया था कि महाबल ने काम तो सीखा है, और मेरा ये था कि मैं काम ईमानदारी से करता था। मैं ये नहीं देखता था कि भाई घाटा होगा फ़ायदा होगा, ईमानदारी। फिर उन्होंने सोचा कि ये जो है कुछ अपने यहाँ भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि भाई देख महाबल ऐसा है, तेरे को हमने जो काम सिखाया है ये केवल इसलिए नहीं सिखाया है कि आप यहाँ तक सीमित रह जाओ। यहाँ तो आप काम करते रहेंगे, पैसा भी कमा लेंगे, लेकिन अपने लिए क्या करेंगे, अपने गांव के लिए क्या करेंगे, अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, अपने इस उत्तराखंड के लिए क्या करेंगे। हमने काम ये जो ठाकुर चैन सिंह जी ने कहा आपसे? ठाकुर चैनराम जी ने, कितने महान आदमी। हाँ, कि नहीं, इसके बाद आप जो है हिमाचल में तुड़ान और भरान के ठेके नहीं लेंगे। अच्छा। मैंने एक बार सोचा यार मैंने काम सीख लिया, और थोड़ा सा धन आना भी शुरू हो गया था, लालच तो होता ही है। अब अपने साथ लेबर भी होती थी। अब ये अंकल जी ने ये बताया कि अब अपने यहाँ करो, अब क्या करो, मेरे को तो अनुभव भी हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं बेटे अपना काम शुरू करो। जब आप अपना काम शुरू करेंगे, आपको उस समय जो है लोग क्या बताएंगे उस पर आपको ध्यान नहीं तो देना है। महाबल के आदर्श जो हैं जी, ठाकुर चैनराम जी ठाकुर हैं, चंद्राम जी उन्होंने आपको रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि अपना काम करो, और एक दिन ऐसा होगा कि आपका खुद का बगीचा होगा, और आप जो है ना खुद के मालिक होंगे। अच्छा, ऐसा बोला? ऐसा बोला उन्होंने। हाँ, हाँ। और मैं आपको जो है ना मैं फ़ोन करते रहूँगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हिमाचल में आप दोबारा आप तुड़ान बरान के काम के लिए नहीं दिखने चाहिए। फिर एक बार तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि अब क्या करूँ अब तो, लेकिन मैंने फिर वो ठान लिया। फिर मैं जब जाखादार गांव आया, गांव हमारा समूह पड़ता है, जाखादार में हमारी 5 परिवारों की जो ज़मीन थी, जो बंजर ज़मीन थी, फिर सबसे पहले उसका हमने बंटवारा कर लिया कि भाई इसको बांट लेते हैं। 5 हिस्सों में बढ़ गए। 5 हिस्सों में बट गया वो। तो वहाँ पे पथरीली ज़मीन थी, और फिर वहाँ पे मैंने काम शुरू किया। जब मैंने काम शुरू किया तो वहाँ पे तो सेब का काम किया था, और यहाँ पे लोहाइट थी। अच्छा। यहाँ लोहाइट थी, अनुभव सेब का था, और वहाँ फिर ये वैरायटियाँ तो उस समय ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं थी, वो लोहाइट थी। फिर मैंने आम पे काम शुरू किया। आम पे? आम पे, अच्छा, वहां सेब सीखा और यहाँ के आम पे, आम क्योंकि पे लो हाइट पे था। लोहाइट पे। और वहाँ पे जो पत्थर थे उसकी दीवारें बनाते बनाते फिर मैंने स्ट्रक्चर जब तैयार किया, तो उस समय भी लोग कहते थे कि आम तो नीचे होता है, और ठीक प्लेन में बात होता है, है। प्लेन में ही होता है। हाँ, यहाँ पे करीबन 4,500 की हाइट है वहाँ पे, जहाँ पे हमने बगीचा बनाया, कि यहाँ पे तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती है। लेकिन मैं करते गया, पौधे लगाए, और जब वो पौधे थोड़े खिलने शुरू हुए तो थोड़ा उम्मीद भी जगी। उम्मीद जगी। हाँ, घर वाले भी खिलाफ थे बिल्कुल कि बस हाँ पत्थरों में क्या कर रहा है, ऐसा तैसा है। तो वो जो पत्थर आपने दीवारें बनाई, मैं कहीं देख रहा था, वो कैसे बनी फिर? वो तो बहुत मेहनत का काम है। वो जो पहला बगीचा है वो अभी आपने भी नहीं देखा है, अच्छा। जो आजकल फ्रूटिंग में बढ़िया चल रहा है। तो जब थोड़ा सा उसमें फल आने भी शुरू हुए, उसके बाद लोगों को भी लगा कि ओहो, और कितना हमारे टाइम लगा इस परिवार बगीचे को बनाने में?
कितना टाइम लगा? उसमें मुझे 3 साल लगे 3 थे। साल? 3 साल लगे थे। 3 साल? 3 साल में मैंने आपने इसका बगीचे स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था। स्ट्रक्चर तैयार करने में बगीचे का 3 साल लगा? 3 साल लग गए थे। हाँ। हाँ, फिर सारे पौधे एकदम साथ में लगाए हाँ। और सारे ग्राफ्टेड पौधे हैं। उसमें लंगड़ा और दशहरी का पूरा वो बगीचा है। तो जब वहाँ पे फल निकलने शुरू हुए, उसके बाद हमारे जो परिवार वाले थे, उन्होंने भी सोचा यार ये महाबल ने कुछ तो किया है, तो ऐसा क्या यार, हमारे पास भी ज़मीन तो ऐसे ही है। उन्होंने भी लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, उन्होंने मतलब कल तक जो लोग खिलाफ थे, जो खिलाफ थे, वो अब हाँ, वो भी लगाना शुरू कर हाँ दिया। हाँ, उन्हें विश्वास हो हमारे गया कि चाचा जी साहित्य में चाचा जी है चतर सिंह जी, और भाई सुरवीर, और हमारे जो और भी नज़दीक के जो आस पड़ोस के जो उन सबने लोग आम थे, लगाना शुरू किया। उन्होंने आम लगा। उनके भी इस बार जो है करीबन एक यूटिलिटी में तो उनका भी माल अकेले में आया वहाँ से। अच्छा, हाँ। मतलब एक फार्मर के पास हाँ, हाँ। कम से कम एक यूटिलिटी भर हाँ के जी, हाँ जी। मतलब अच्छी इनकम हुई। हाँ, उसके बाद जो ठाकुर चैन राम जी है, वो फिर नीचे आ गए कि भाई मैंने भी बोला कि अंकल जी मैंने भी बगीचा बनाया है, अच्छा। आओ। फिर आ गए। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि मावल बनाया तो तेने ठीक है, पर ये तो कम है इसमें क्या होगा, आप आगे काम करो, करते जाओ। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो ये ज़मीन आपकी जो आगे जहाँ अब हमारा इस समय काम भी चल रहा है और नए जो प्लांट है वो भी लगे हैं, वो एरिया ऐसे काफ़ी बड़ा है, मुझे लगता है कि 2 हेक्टेयर का आसपास का एरिया होगा वो। फिर वहाँ पे उसके बाद हमने काम शुरू किया और वहाँ पे 400 पौधे फिर अमरूद के भी लगाए। अच्छा, आम के बाद फिर आप आम के अमरूद बाद में गए। पहले मैंने अमरूद लगाए हम्म। और और नीचे वाला जो एरिया बचा था उसमें करीबन 700 पौधे मैंने आम के लगाए। अच्छा। जिसमें करीबन जो है 16 वैरायटी लगाई है। 16 वैरायटी आम की आम के और साथ। अमरूद की अमरूद की 7 वैरायटी 7 वैरायटी। फिर हाँ। तो उसके बाद जो सेब है, सेब भी मेरे पास जो है 2 जगह पे सेब के बगीचे हैं। उसके लिए तो आप उन्हें ऊपर हाइट पे गए नहीं, होंगे। तब तक पिताजी भी नॉर्मल हो गए थे थोड़े बहुत कि अब लोग भी बोलने क्या रही है, आपका बेटा तो ठीक कर रहा है। फिर खेतों में तो लगाने नहीं, वही हमारा तो नकदी फसलों का खराब हो जाएगा। फिर एक खेत में 200 पौधे वहाँ पे सील्डिंग पे सेब के लगाए हैं और एक जो दूसरा प्लॉट है उसमें मेरे 1000 पौधे जो है सील्डिंग के सेब के लगे हैं। तो उसके बाद जो हमारा जो मार्केट में जब आम आना शुरू हुआ, तो यहाँ का आम तो उस समय जो है गर्मी में सब आम साथ में निकलता है तो रेट कम होता है। अब जब हमारा आम शुरू हुआ तब तक ये आम तो नहीं था, मुझे भी नहीं था पता कि भाई ये जो है ऐसे बिक जाएगा। लाई हमने करेटों में नीचे, तो हमारा आम जो है 70-80 रुपए, 130 रुपए किलो तक बिका। अच्छा, जब हमने पहले, क्योंकि वो सीजन के बाद आया। सीजन के बाद आया। और जैसे आम पे लोग ये कारपेंट वगैरह जो पुड़िया डालते हैं, हम वो चीज़ उसमें नहीं डालते हैं। अच्छा, हम तैयार होने प्योर ऑर्गेनिक आम है आपका। प्योर ऑर्गेनिक, हाँ। और जैसे जैसे बगीचे अब शुरू होने लगे तो जो वहाँ के आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने बागवानी पे जो है अपना, हर ऐसा कोई परिवार शायद नहीं होगा जिन्होंने काम शुरू तो नहीं किया। अब जो चैनराम जी महाबल के लिए आदर्श थे, अब महाबल उनके लिए आदर्श बन गए हैं। हाँ, फिर आना हुआ इस बार उनका। अच्छा। फिर जब उन्होंने इस बार वो बगीचा देखा तो उन्होंने कहा कि महाबल, जिस काम के लिए आपको काम सिखाया था वो काम आपने किया है। फिर मैंने भी बोला कि अब उनसे उतनी बड़ी बात तो क्या करनी, बड़े, मैंने कहा अंकल जी अब तो मेरे पास लोग आते रहते हैं हाँ, कि हमने आपको इसी के लिए तैयार किया था। ओ, वो चैनराम जी बोले ऐसा? हाँ, उन्होंने बोला कि हमारा मकसद ये नहीं था कि आप यहाँ काम सीखो और यहाँ नौकर बन के रह जाओ। हम आपको चाहते थे कि आप मालिक बने, लोगों को रोजगार दें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नहीं,
उन्होंने जो उस समय मेरे को बताया था, उस समय मुझे कठिनाई भी लगी। फिर जहाँ पे जो बगीचा मैंने बनाया उसमें जो दीवारें उन्होंने देखी, तो उन्होंने फिर कहा कि आपने जो ये जो यहाँ पे काम किया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई, ये अच्छा। बताया उन्होंने। और दीवारें आपने खुद बनाई ना, मैं- आपने कोई मिस्त्री नहीं लगाया? नहीं नहीं, दीवारें मैंने लगाई तो मैंने कभी हथौड़ा नहीं रखा, सूत नहीं लगाया। अरे हाँ तो फिर हाँ, कैसे बनाया? बस वो आइडिया से ही दीवारें बनाई है मैंने। हाँ। हाँ, लेबर जो पत्थर मेरे पास दे दी थी, लेकिन दीवारों की गिनती मैंने नहीं की है कि दीवारें कितनी लगी है। आज भी मैंने मोटा मोटा आइडिया? मोटा मोटा आइडिया तो अब कुछ आइडिया नहीं, वहाँ तक मुझे लगता है कि 35-40 दीवारें लगी होगी। अरे भाई, ये भी बहुत बड़ा काम है भाई। 35-40 दीवारें। तो अभी आपके पास आम का बगीचा है, आपके पास सेब का बगीचा है, और आपके पास अमरूद का बगीचा है। हाँ, ये जो अब इसके बाद जो है, अभी 3 जो ये वैरायटी हैं, जैसे सेब है, आम है और अमरूद है। इसके बाद जैसे परसिमन जो जापानी जो फल है, हमने उसको भी लगाया वहाँ पे, कीवी लगाया वहाँ पे, संतरा लगाया वहाँ पे। तो बहुत सारी ऐसी वैरायटी वहाँ पे इसलिए भी लगा रहे हैं हम कि भाई यहाँ पे किस तरीके से ये जो है ये एक तरह का प्रयोग कर रहे हैं प्रयोग आप। कर रहे हैं। होता है नहीं हाँ, होता है। उसके बाद हमने जो नर्सरियाँ हैं, नर्सरियाँ शुरू की हमने। नींबू की नर्सरी है और अखरोट की नर्सरी है अच्छा। और अमरूद की नर्सरी है। तो पहले हमने जो बीजू के तौर पे तैयार किया है अखरोट, तो अभी 2 साल से जो है चमोली में हमने पिछले बार करीबन 1,26,000 का अखरोट हमने वहाँ भी दिया अपने अच्छा। नर्सरी से। 1,40,000 का 26,000 अपनी का। नर्सरी से? हाँ, 26,000 का 26,000 का चमोली में दिया? चमोली। हाँ, चमोली आगे जो बड़ा गांव वगैरह है वहाँ पे लगाए हैं वो पौधे। और जो जलागम वाले हैं वो भी मेरे से जो है 1,14,000 के पौधे अखरोट के लेके। अच्छा। हाँ, तो जो हमारी नींबू की नर्सरी है और अमरूद की नर्सरी है, ये तो हमने की। इस बार जो है जो हमने ग्राफ्टेड जो अखरोट है पहले पॉली हाउस में प्रयोग किया, लेकिन अब की बार जो है अपन नर्सरी में जो है हमने करीबन 2,000 पौधे ग्राफ्टेड पौधे तैयार किए हैं। ओके। तो आप कह रहे हैं आप सेब, आम, अमरूद, जी। कीवी हाँ। और जो आपकी नकदी फसलें हैं वो तो आप करते ही हैं, जी जी। साथ में आप नर्सरी का भी काम करते हैं। हाँ, शुरू में जो है जब हमारे पौधे छोटे थे तो हमने नकदी फसलों में ही काम किया सर। अच्छा। हाँ, सबसे पहले हमने टमाटर का उसमें जब काम किया, पौधे छोटे थे लगा दिए, और पूरा जो ज़मीन थी उसकी जब हमने खुदान किया तो नए ज़मीन पे हमने टमाटर करीबन उसमें 575 क्रेट टमाटर की निकाली हमने पहले बार में। अरे वाह, हाँ, वहाँ से। और उसके बाद जो है जैसे तो क्या ये कहते मल्टी क्रॉपिंग हो गया ना। हाँ, एक ही जगह पे आप क्योंकि कई तरह की क्रॉप ले रहे हैं। जो तो मैंने थोड़ा हिमाचल से धन कमाया था वो भी फाइनल तो वो नहीं था, आगे कैसे करना था, परिवार को चलाना था, अपने खर्चे होते। और फिर जो नकदी फसलें थी उस पे हमने जो है लौकी, खीरा, कद्दू, करेला और जैसे जो दालें हैं इन चीज़ों पे काम किया है। तो इन्हीं चीज़ों से हमने जो है जो हमारे 4-5 साल जो बीच के, हमारे पास बगीचे से तो कोई आय का साधन नहीं था, उसी से हमने आय पर का सब्र साधन। बहुत करना पड़ता है ना। 2010 में आप आए, जी 2010 से आज शुरू किया, आज हम 2024 में मिल रहे हैं, हाँ है ना। हाँ तो एक लंबा सफरनामा आपने तय किया। हाँ यानी आप कोई भी काम करते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, जी अगर आप कोई भी काम करते हैं, आपको सीख क्या मिली? आपको सब्र रखना पड़ेगा। हाँ। लोग अगर ये सोचें, कई लोगों ने बगीचे जब बनाए तो तीसरे चौथे साल में सोचा कि अब आय का साधन तो नहीं है, बगीचे छोड़ भी दिए थे लोगों ने, शुरू में ऐसा भी किया है। लेकिन सब्र करेंगे तो फल आएगा, और सब्र का फल मीठा जरूर होगा। महावल, आप पढ़े लिखे कितने हैं? हाँ, मैंने कक्षा 5 तक पढ़ाई की, उसके बाद भी नाइट क्लास में जो है जाता रहता था। और जो
अपना जितना हो सकता था नाइट क्लास में पढ़ता रहता। तो हिमाचल और उत्तराखंड में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? आपने हिमाचल में ऑलमोस्ट मुझे लगता है 8 साल बिताए, 2002 से 2010 तक। तो हिमाचल और उत्तराखंड में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? हाँ, देखिए हिमाचल में जो है, जो मैंने अनुभव किया है, उन्होंने जो बागवानी अपनी शुरू की हिमाचल में, और हिमाचल कोई ऐसी जगह नहीं है कि एक ही जगह पे या एक ज़िले पे उनकी बागवानी है। हिमाचल जो है एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है, जितनी भी उनके पास जो बंजर ज़मीनें थी, उस ज़मीन को उन्होंने जो है पेड़ पौधों से आबाद किया, और अपने जो रोजगार है, जो आय के साधन है, वो वहीं पे जब शुरू हुए, तो आज जो है नेपाल के सबसे ज़्यादा लोग हिमाचल में जाते हैं। हमारे जौनसार बावर से भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हिमाचल में जाते हैं। कोई सीखने के लिए जाता है, कोई मजदूरी करने के लिए जाता है। तो हमारे उत्तराखंड में जो मैंने देखा कि हमारा अ, खास मकसद ज़्यादा नौकरियों की तरफ रहता है। अगर सरकारी नौकरी ना मिले तो लोग 10-15 हज़ार की प्राइवेट नौकरी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जो हमारा पहाड़ी जो क्षेत्र है, वहाँ ज़मीन की कमी नहीं है। जिस तरीके से पलायन हुआ, तो वो ज़मीनें हमारी बंजर पड़ती रही। तो कहीं न कहीं हमको जो है, जो मैंने देखा, उसका हमको बहुत बड़ा नुकसान है कि लोग जो है वहाँ पे अपना आय का साधन जो है नहीं बना पाए। आज धीरे-धीरे से ये कोरोना काल के बाद भी कुछ फ़र्क देखा है कि जो बागवानी पे जिनके बगीचे अब तैयार हुए हैं, उनके पास जैसे थोड़ा-सा धन आना शुरू हुआ, तो जो आस-पड़ोस में हैं, उन्होंने भी शुरू बागवानी की है। तो कहीं न कहीं मुझे आज लग रहा है कि अब जो है बागवानी की तरफ जो है लोगों का तो रुझान है। आपको देखकर तकरीबन अभी तक कितने लोगों ने बागवानी शुरू की होगी? देखो, हमारा जो जहाँ पे हम रहते हैं, उसके आस-पड़ोस में ज़्यादा नहीं, 100-200 लोग तो वहाँ पे ऐसे हैं, जिन्होंने जो है अभी साथ में नए प्लांट लगाए हैं, तैयार किए हैं। लेकिन उसी एरिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पूरे जौनसार की मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो बागवानी की तरफ अब जो है काफ़ी रुझान है लोगों का। सरकार से मदद मिली इन सब के बीच में आप इतना काम कर रहे हैं? सरकार की तरफ से देखो, जैसे बगीचे में हमारा ड्रिप सिस्टम, जो हमने ड्रिप लगाया है, हुँ, वो तो हमें मिला है। हुँ। और बाकी ऐसे तो कोई ख़ास ऐसी मदद उतनी नहीं है। हाँ, एस्को ने वहाँ पे काम किया। एस्को ने लोगों को पेड़-पौधे दिए, और जैसे नेट हाउस है, पॉली हाउस है, हुँ। उसका बनाने का भी उन्होंने काम किया है। तो हेस्को ने आपकी मदद की। हाँ, एस्को ने तो वहाँ मैंने पे सुना आपके अमरूद की बड़ी तारीफ़ होती है। वो क्या वहाँ किस्सा है? अमरूद को, हम जो अमरूद है हमारा, वो जो है लेट सर्दियों के टाइम पे आता है। उसमें कीड़ा नहीं होता है। वहीं पे जब तैयार होता है, उसमें खुशबू, बड़ी अच्छी खुशबू रहती है। तो जो लोग एक बार खाते हैं उसको, वो दोबारा ज़रूर कहते हैं कि नेगी जी वो अमरूद खाने, तो क्या कहते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे-ऐसे भी हैं कि जो ये फ़िल्म स्टार लोग हैं, अब दिया मिर्ज़ा की बात कर लूँ मैं, तो उन्होंने जो है जब अमरूद पहले एक अमरूद को खाया, तो उसमें खुशबू या टेस्ट उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि भई ये अमरूद कहाँ से आया? तब मेरी खोज की गई कि ये उनका अमरूद है। तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि चाहे 2 या 3 दाने दे दो, मेरे बेटे के लिए चाहिए ये। अच्छा। हाँ, तो आप ये कहाँ की बात है? ये जब वो यहाँ देहरादून में आई थी, अच्छा, वो एस्को में आई थी, अच्छा। तो जब साइकिल यात्रा की थी डॉक्टर जोशी ने, तो उनके स्वागत के लिए भी आई थी यहाँ पे। तो मैं एस्को में आया था, तो वो अमरूद उन्होंने वहाँ पे खाए। उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर वो जब खड़े थे, उन्होंने कहा कि देखो हमारे साथ जो है सब लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन आप बीच में आओ, हम आपके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। और ये जो हीरा राजगोपाल है, हाँ, ये भी हीरोइन है, अमानत फ़िल्म है उनकी। ये जाखादार में आई थी, ये बगीचे में भी आई, और
वहाँ पे आम के बगीचे में, अमरूद के बगीचों में इन्होंने भी जो अमरूद है, तो जो भी आया, ये शुभ दुनियाल जी भी वहाँ पे आए तो इन्होंने भी बताया कि भाई ऐसा है नेगी जी, अमरूद तो ऐसा है जब भी सीजन होगा इसके लिए तो चाहे कुछ भी करो कहीं ना कहीं हमको टेस्ट भी जरूर करवाना। तो जिन्होंने अमरूद खाया हर आदमी ने कहा कि नहीं नेगी जी तो अमरूद तो आपने इस अमरूद का विस्तार किया वहां पर? इसकी हमने नर्सरियाँ जो बनाई है, अब हम अपने ही मदर प्लांट तैयार कर रहे हैं। हाँ अभी कैसे पहले आप कहाँ से मंगा रहे थे? हिमाचल से? नहीं, पहले तो हम कुछ तो जो हमारी यहाँ की नर्सरियाँ थी, यहाँ धर्मवाला थी, कई जगह जगह से मैंने जहाँ पे सुना कि वहाँ का अमरूद ऐसा है, और कुछ पौधे टिश्यू कल्चर के लगाए, वो महाराष्ट्र से मंगाए हैं। हाँ, उसका भी अच्छा तो रिजल्ट अगर है। आज आपसे कोई प्लांट लेना चाहता है हाँ, तो कौन कौन से प्लांट आपके पास अवेलेबल हैं? अभी जो है हम जैसे ललित है, सईता है, ये अमरूद की वैरायटी है? ये अमरूद की वैरायटियाँ हैं। तो ये जो अभी 2 वैरायटियाँ हैं, ये हमारे अपने मदर प्लांट से तैयार की गई है। तो ये हम लोगों को जो है पूरे विश्वास के साथ दे सकते हैं। ठीक है। और बाकी के जिस तरीके से आगे जो रिजल्ट आते रहेंगे, मदर प्लांट हम उन्हीं को वही देंगे जिसका विश्वास हमें स्वयं है। ऐसा हम किसी को प्लांट नहीं देंगे कि वहाँ पे उसका रिजल्ट कुछ और होगा और वहाँ पे और होगा। अमरूद के अलावा और कौन से प्लांट देते हैं? जैसे अखरोट है, हम्म। तो अखरोट का जो है जब जो मदर प्लांट हमारे अपने पास है जिसका हमने अखरोट फल खाया है, देखा है, ग्राफ्टिंग उससे ले करके वही लोगों को देंगे। और बीजू में जो है हम जो अखरोट डालते हैं उसका चुनाव हम जो है जगह जगह से चुनाव करते हैं। नींबू का हम बगीचे से ही चुनाव करते हैं, जो क्या कहते हैं अपने हाथ से तोड़ेंगे तो उसी की नर्सरी उगाएंगे, वही बीज तैयार करेंगे, वही लोगों को देंगे। तो आप कह रहे हैं आपके पास अखरोट के प्लांट्स हैं, जी जी आपके पास अमरूद की वैरायटी है जी, और आपके पास नींबू है। नींबू की वैरायटी है, बारहमासी नींबू की वैरायटी। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम लोगों का रुझान खेती से कम क्यों हुआ? ऐसा क्यों लगा आपको कि पहाड़ से, क्योंकि आपके यहाँ जंगली जानवर नहीं होते क्या? कुछ जगह ऐसी है सर जहाँ पे जंगली जानवर है। है, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे नहीं है। तो ये हमारा रुझान क्यों कम हुआ? ऐसा क्यों लगा आपको कि हमारे जो खेती बाड़ी जो नकदी जो फसलें हैं हम्म, इसमें काम करने वालों की ज़रूरत ज़्यादा होती है नकदी फसलों में। अगर इसका समय पे काम ना किया जाए तब जो है वो फसल ख़राब हो सकती है। अगर हमारी तुड़ाई आ जाती है, आपके पास लेबर कम है तो उसमें भी जो है आदमी अगर कम है तो वो फसल बर्बाद हो जाती है। लोगों को इस बार हमने आलू का काम किया, अगले बार फिर उसी काम को करना है। इस बार रेट नहीं मिला, अगले बार वो सोचता है यार इसमें रेट मिला नहीं। लेकिन जो खेतों के जितने भी नकदी फसल वाले जो काम है, इस पे लोगों ने 1-2 बार अगर जो है लोगों को नुकसान हुआ, उसके बाद उनका मन टूटा। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं प्राइवेट कर लेते हैं, और फिर इस तरीके से लोगों ने ज़्यादा प्लान किया। तो आप क्या अपने जो हमारे युवा साथी हैं उनको आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए मेरा जो अपना अनुभव है वो ये है, काम अगर हम कहीं भी करते हैं, मेहनत हर जगह है। बिना मेहनत का कहीं कुछ नहीं हो सकता है। और जो हमारे 4 से 5 जो साल में जो ये जो समय रहता है, ये भले ही कठिन है, लेकिन अगर हम इस समय को झेलेंगे तो हम नकदी फसलों पे शुरू में काम करेंगे। बाग बगीचे हमारे अगर तैयार हो गए तो हमारे रोज़गार वहाँ पे शुरू हो जाएंगे, और अपने साथ जो हम लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। यही मेरा सुझाव है, यही मेरा संदेश है कि मेहनत करें। अपने इस उत्तराखंड को जो है अगर बचाना है तो हमें पहाड़ पे जो है संघर्ष करना पड़ेगा। केवल बोलने से नहीं होगा कि हम बड़ी बड़ी बातें कर दें, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जहाँ तक जो पलायन है, जिस तरीके से हम अगर पलायन करेंगे तो पहाड़ जो है
अगर बंजर पड़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे आज तो थोड़ी बहुत जगह बच रही है, कल के दिन जो है हम वहाँ लायक भी नहीं रहेंगे। क्यों? वहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया सारा, ज़मीन बंजर कर देंगे। तो अगर हम बाग बगीचे बनाते हैं तो हमारे पानी के स्रोत वापस आएंगे, गांव, हमारी संस्कृति सारी बची रहेगी। तो जैसे आज क्या हो रहा है कि या तो ज़मीन बंजर छोड़ दे रहे हैं या हम बेच दे रहे हैं। हाँ, जो ज़मीन को लोग बेच रहे हैं, ये हमें कभी नहीं करना है। अगर हम बगल में ज़मीन को बेच रहे हैं और हम वहाँ पे हैं, तो एक दिन ऐसा ज़रूर होगा, जो बाहर से वहाँ पे आया है वो मालिक होगा और हम उसके नौकर होंगे। इसलिए जो है, अगर ज़मीन बंजर भी पड़ी हुई है, कोई बात नहीं है, कुछ समय के बाद किसी प्रकार का भी वो अपना काम शुरू कर सकता है। टूरिज्म के काम है, बागवानी के काम है, नर्सरियों के काम है, बहुत सारे काम शुरू कर सकता है। अगर ज़मीन चली गई, वो उसके बाद अगर वहाँ जाएगा तो नौकरी बनेगा। तो इसलिए मेरा तो अपना सुझाव है, ये संदेश है कि पहाड़ में हमारी ज़मीन अगर बंजर भी है तो सही है, लेकिन उसको बेचना नहीं है। मेरा अपना ये सुझाव है। एक और बात बताइए, आपसे आपके आसपास के जो यंग लड़के हैं वो सीखने आते हैं, वो कहते हैं महाबल भाई हाँ, हमें भी सिखा दो, हम भी नहीं, कुछ पैसे कमा ले, आपने तो अच्छे अच्छे बाग बना दिए, हमारा क्या होगा। नहीं, नहीं, पहले लोग नहीं आते थे। पहले तो सब लोग मज़ाक उड़ाते थे, अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहे। और जब वो दीवारें लगाना शुरू किए तो लोग ये बोलते थे, इससे अच्छा विकास नगर में बना लेते यार, वहाँ आराम से रहते। लेकिन आज वो लोग कहते हैं यार, महाबल तूने बढ़िया कर दिया। और अब जो लड़के हैं, जो युवा है, वो जो लोग आते हैं वो पूछते भी है। और मुझे जितना नॉलेज होता है मैं उनके लिए वो सब जानकारी उनके साथ साझा करता हूँ। वैसे प्रैक्टिकल नॉलेज तो एग्रीकल्चर के बारे में लोग देते रहते हैं, जी, जी। किताबी नॉलेज सॉरी। हाँ। लेकिन जब अगर प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी हो तो आते हैं आपके पास स्टूडेंट्स वगैरह, या कोई स्टूडेंट आना चाहे आपके साथ देखना चाहे सीखना चाहे। देखिए, पीछे मैंने एक चीज़ नोट की भट्ट जी। जो ये एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं, ये झाकादार में जब आए, ये 5 दिन के लिए वहाँ आए। तो जब उनको जो है बगीचों में, जो प्रैक्टिकल में जब उनको मैं सिखा रहा था, तो उनको जो है एक लड़की ने पहचाना कि सेब का पौधा ये है। बाकी एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो है, वो अखरोट का पौधा नहीं पहचान रहे, नींबू का पौधा नहीं पहचान रहे। वो केवल किताबी ज्ञान पे ही। बाद में मैंने जब उनको ग्राफ्टिंग सिखाई और उनको पौधे के बारे में बताया, गड्ढे के बारे में बताया, फिर मैंने एक एक करके जब पूछा, तो उन्होंने कहा कि आज हमने इन चीज़ों को पहचाना है। किताबी ज्ञान में, प्रैक्टिकल ज्ञान में बहुत फ़र्क है। तो एक और बात मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, हमें हमें क्या करना चाहिए अगर जैसे आप हो ना, आप सोचते हो कि भाई कृषि और बागवानी के क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए, अगर मान लो महाबल सिंह नेगी को एग्रीकल्चर और बागवानी मिनिस्टर बना दिया जाए तो वो क्या करेंगे। देखिए सर, मेरा तो जो हिमाचल से मुझे अंकल जी ने, जो ठाकुर चैनराम जी ने जो मुझे सीख दी कि आपको काम जो सिखाया गया है वो केवल आपके लिए नहीं है। ये बगीचा आज जो बन रहा है, मैं नहीं सोचता मैंने बगीचे बनाए, ये महाबल सिंह नेगी का ही बगीचा बने। मेरा जो सपना है, वो मेरा सपना ये है कि मेरा जौनसार बावर, मेरा जो उत्तराखंड है, हर घर में रोजगार और हर घर की जो ज़मीन बंजर पड़ी हुई है वो आबाद हो। हमारे जो रोजगार है वो अपने घर में शुरू हो। तो हमें जो है मालिक अगर हम बने तो चाहे छोटे बने, बनेंगे ज़रूर। मेरा सपना तो यही है। तो अभी क्या सोचा है आगे इसके लिए, देखो सपना पूरा करने के लिए आपको भी हाथ पैर मारने पड़ेंगे, क्या सोचा है, कैसे आप लोगों को कन्विंस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि अगर मैं नर्सरी पे काम कर रहा हूँ तो ऐसी वैरायटियाँ हमने यहाँ पे लगानी है, जो वैरायटियाँ लगाने के बाद जो है जिसके मार्केट में दाम अच्छे मिलेंगे और क्वालिटी अच्छी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो बगीचे हैं, जो हमारी कृषि है, इस पे जो है अगर हम, ज़रूरी नहीं कि हमने बहुत बड़े एरिया में काम करना है, अगर हम इसको तरीके से करें तो आज जो है कमी
पैसे की कृषि में भी नहीं है और बागवानी में नहीं है। इसमें हम अच्छा मुनाफा कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। अब एक और सवाल आता है ना कि अगर आपने उगा दिया, आप बेचेंगे कहाँ पर? अब जैसे बी ग्रेड का मान लीजिए बी ग्रेड का सेब है या सी ग्रेड का सेब है, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर वो सेब कहाँ जाएगा? ए ग्रेड तो चलो अच्छे दामों में बिक गया आपका, बाकी का सेब। अच्छा बताइए, हिमाचल और उत्तराखंड, हिमाचल में क्या होता है? आप तो वहाँ रहे हैं, वहाँ क्या होता है? हाँ, देखिए भट्ट जी, जो सेब की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा बागवानी इस समय सेब पे हो रही है। ऐसी और प्रजातियों पे भी लोग काम कर रहे हैं, पर सेब में ज़्यादा है। हिमाचल में जो बगीचों में जब तुड़ान होता है, तो जैसे जो फ्रेश माल होता है, तो उसमें जैसे लार्ज हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, मीडियम हो गया, स्मॉल हो गया, एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया, 5 लेयर हो गया, 6 लेयर हो गया। ये अगर हमारा माल ए ग्रेड का है, उसके बाद जो हमारे पास जो माल जब ग्रेड करते हैं, तो उसमें हमारा लेस कलर आता है, बी ग्रेड आता है, टचिंग माल होता है, अबर रैपिंग माल होता है, ड्रॉपिंग माल होता है। वो पेटी में नहीं जा सकता है, उस माल के लिए बोरियों में भरा जाता है। और हिमाचल में जो है, हिमाचल की जो सरकार है, 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में सरकारी कांटे लगे होते हैं, और वो जो माल होता है वो वहाँ पे तुलवा देते हैं, वो सरकार ले लेती है, तो उनका माल वो बर्बाद नहीं वो होता क्या है। करती है सरकार वो लेके? वो उसको लेके हो सकता है वो क्या कहते हैं, उसका जूस बनाते हैं, फैक्ट्री में जाता है, लेकिन किसान का जो वो माल है वो सरकार ले लेती है। और हमारा यहाँ उत्तराखंड में अगर जो है, जो अभी बगीचे तैयार हो रखे हैं, हमारा पेटियों वाला ही माल जो है मार्केट में बिक सकता है। लेकिन जो हमारा ड्रॉपिंग है, अबर रेफिंग है, टचिंग है और बी ग्रेड है, ये माल जो है हम यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए जो है सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। ओके, एक आखिरी सवाल, उम्मीद कैसी है आपको अभी जो देख रहे हैं? अभी आपने देखा होगा लोगों ने सेब की ओर रुझान बढ़ाया है, कीवी की ओर रुझान बढ़ाया है, तो अभी थोड़ा तो आगे बढ़े हैं लोग। देखो, सेब पे जो है अभी हमारा, और हिमाचल की मैं बात करूं तो हिमाचल में जो है 20 अगस्त के बाद जो है सीजन जोरों पे चलता है, और हमारा जो यहाँ का सीजन है वो तब तक जो है एंड हो जाता है। तो यहाँ का जो सेब है वो मार्केट में पहले जाता है, उस समय रेट अच्छे होते हैं। हालांकि हमारे पास जो है साइज, वो साइज नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी जो रेट है वो उससे भी अच्छे मिल रहे हैं। तो लोगों के जो बगीचे तैयार हुए हैं उस पे जो है अच्छा रेट है, और वो टाइम से जो है मार्केट में जाता है। उस समय हिमाचल का जो सेब है वो जो है जोरों पे नहीं चलता है। और आपसे जो कोई बगीचे की बारीकियां, प्लांट्स की बारीकियां जो भी सीखना चाहता है वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। हाँ, कांटेक्ट कर सकता है। चलिए महाबल भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आप देवभूमि डायलॉग के मंच पे आए और आपकी कहानी, आपके संघर्ष को सुन के, और बहुत ईमानदारी से, बहुत पवित्रता के साथ आपने जवाब दिए। और ये यही होता है, जब आप पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ कितना भी संघर्ष करते हैं ना, तो कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यम, वहाँ ईश्वर ना सिर्फ प्राप्त करता है बल्कि प्राप्त की गई वस्तु की रक्षा भी करता है। तो आपके साथ मैंने वो होता देखा है। मुझे लगता है बहुत सारे युवा जो इस प्रोग्राम को देखेंगे वो आपसे बहुत प्रेरणा लेंगे। हाँ, देखिए भट्ट जी, ऐसा है, मैं तो जितना मैंने बताया है वो मैंने वो चीज़ बताई है जो प्रैक्टिकल में मेरे साथ हुआ है, देखा है। और जब भी कोई, जैसे कोई पत्रकार बात करता है, कोई भी बात करता है, मैं हमेशा ये, उनसे भी मेरा ये कहना होता है कि देखो, चढ़ा बढ़ा के कोई चीज़ मत बताओ। हमको अगर ज़मीन पे उतारना है तो हमको जो है वो चीज़ सबसे पहले ज़मीन पे दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोलने में और ज़मीन स्तर पे करने में बहुत फ़र्क होता है। और आप लोगों ने मुझे ये जो यहाँ पे समय आपने दिया है मुझे यहाँ बोलने का, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके मुद्दे ज़मीन स्तर के जब हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर पे तो मैं सबसे ज़्यादा, जब आपके जो मुद्दे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप जो है उत्तराखंड को जगाने का जो ये काम कर रहे हैं,
तो हम सब लोग जो है मिलकर कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, इस उत्तराखंड को खुशहाल बनाएंगे और इसी के लिए हम काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं प्रणाम करता हूँ ठाकुर चैतराम जी को भी, क्योंकि उन्होंने हमें एक महाबल नेगी दिया, और ये महाबल नेगी अभी न जाने कितने और महाबल नेगी तैयार करेगा। ये मुझे आपसे एक वादा चाहिए कि खूब सारे महाबल नेगी तैयार करो। महाबल न जाने कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से महाबल नेगी एक नई कांत्री के सूत्रपात बन जाए। हम इस पे पूरी कोशिश करेंगे सर कि हम अपने उत्तराखंड के लिए जो है पूरा प्रयास करेंगे, और एक दिन हमारे हर जगह महाबल नेगी होंगे, और हर जगह जो है ऐसे पत्रकार, ऐसे ज़मीन से उठाने सही मुद्दे वाले भट्ट जी होंगे, तो कहीं ना कहीं हम चलो, जरूर बहुत कामयाबी धन्यवाद। करेंगे। मेरा तो बहुत ही छोटा प्रयास है, लेकिन आप लोगों के संघर्ष वाकई बहुत बड़े हैं। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आपसे अनुरोध भी करना चाहूँगा कि महाबल की संघर्ष गाथा को आप सब लोग ज़रूर देखें। आप युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, दुकानदार हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस युवा खेतीहर की कहानी आप ज़रूर सुने, जिसने संघर्षों से कभी नहीं हार मानी, और आज उसने उन संघर्षों से बाहर निकलकर एक ऐसा मॉडल जाखाधार में खड़ा किया जिसे आप खुद देख भी सकते हैं। और मुझे लगता है यही वो उम्मीद है जिसके सहारे हम कह सकते हैं, आज भले ही हम पीछे रह गए हों, लेकिन आने वाला समय उत्तराखंड का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास पॉडकास्ट को देखने के लिए।